आप सभी संस्कृत अध्येताओं का इस संस्कृत कक्षा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, आज मेरी कक्षा का एक ऐसा विषय है जिसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उसको नहीं समझा तो संस्कृत में आपका प्रवेश असंभव है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यदि आपने जिस प्रक्रिया को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको पूरी तरह से आत्मसात कर लिया तो आप कभी भी जीवन में संधि में गलती नहीं करेंगे। ये आपको मैं लिख करके दे रहा हूँ और मेरा पिछले 25 साल का अनुभव है कि मैं लोगों को, विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, व्याकरण पढ़ा रहा हूँ। उस व्याकरण में भी मैं संधि, समास, प्रत्यय, कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति को पढ़ा रहा हूँ। अब मैं जिस तरह से यहाँ पर संधि को पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको ज़रूर ही अच्छा लगेगा और आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। लेकिन एक शर्त है, आप सब लोग जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और पूरी सावधानी के साथ, पूरे मनोरंजन के साथ इस संधि के सीखने में आ जाइए। अपना सारा ध्यान आप यहाँ लेके आइए। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? संधि। क्या पढ़ने जा रहे हैं? संधि। अब हम संधि पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम आज? संधि। तो संधि का अर्थ होता क्या है? ठीक है, क्योंकि संधि पढ़ना है तो समझना बहुत जरूरी है। संधि का अर्थ क्या होता है? मित्रता। संधि का अर्थ क्या होता है? मित्रता। और मित्रता किसे कहते हैं? मित्र किसे कहते हैं? पहले समझ लीजिएगा, लिखिए आप ये। संधि का अर्थ क्या है? मित्रता। और मित्र किसे कहते हैं? मित्र के लिए मी का मतलब होता है मिलकर। मी का मतलब क्या होता है? मिलकर। और त्रा का अर्थ क्या होता है? तरण करना। तरण मतलब पार करना। ध्यान दीजिएगा, मित्र के लिए मिलकर के पार करना। जहां पर मिलकर के पार नहीं होगा वहां मित्र नहीं होंगे। मित्र की पहली शर्त है मिलना, और मिलकर के किसी काम में अगर आप लगते हैं तो उसमें सफलता बहुत जरूरी है। इसलिए संधि का अर्थ क्या है? मित्रता। और कैसे मित्रता होती है? मित्रता के लिए ये लिख लिया आपने? लिख लीजिए। अब देखो मित्रता होती कैसे है। सबसे पहले मित्रता में क्या है? मित्रता के लिए जरूरी क्या है? आपके समान, आपके रुचियां होनी चाहिए, है ना? समान रुचियां होनी चाहिए, समान स्वभाव होना चाहिए, समान गुण होना चाहिए, तभी तो होगा, तभी तो मित्रता होगी, तभी तो दोस्ती होगी, तभी तो फ्रेंडशिप होगी। अब देखो मित्रता के लिए क्या, तू, आप देखते हो ना, मित्र में आप करके नहीं चलता है। बहुत कम लोग होते हैं जो आप करके बोलते हैं। मित्र ही एक ऐसी चीज है जैसे तू तड़ाक चलता है ना, आपस में बोलते हैं ना तू करके। यद्यपि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मित्र का अर्थ है वहां हम खुल करके बोलते, तू और मैं, है ना? ये तू है और ये मैं है। मित्रता की पहली शर्त है कि दोनों को मिलना है और मिलकर के नए रूप का निर्माण होना है। संधि के लिए क्या है? ध्यान रख लीजिएगा, जहां दो वर्ण मिलकर के नए रूप को पैदा करते हो, नए स्वरूप को पैदा करते हो, उस नए स्वरूप को बोलते हैं संधि। और मित्रता के लिए बहुत जरूरी है कि तू को और मैं को, इन दोनों को मिलना होगा। अब मिलकर के तू को तू नहीं रहना होगा, मैं के मैं को नहीं रहना होगा। अर्थात दोनों को मिट करके, दोनों को स्वयं को मिटाना होगा और स्वयं को मिटा करके नए रूप का निर्माण होगा। उस नए रूप को क्या बोलते हैं? संधि। अब यहां पर क्या बनाए? हम। ध्यान दीजिएगा, तू प्लस मैं। जब तू भी तू का तू ना रहे, मैं का मैं ना रहे, तब जो बनता है उसे कहते हैं हम। अब हम मिलकर के काम करेंगे। अब जो है ना, अहंकार नहीं होगा, अब एक दूसरे के प्रति सम्मान होगा, एक दूसरे के प्रति सिंपैथी नहीं, सहानुभूति नहीं, परानुभूति, एम्पैथिक चाहिए।
ऐसा नहीं कि हम दया कर रहे हैं, करुणा कर रहे हैं, नहीं नहीं, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, एक दूसरे की डिग्निटी का ख्याल रखना है। एक दूसरे की डिग्निटी को बोलते हैं संधि। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, दोनों को दोनों समान स्तर में आ गए। उस समानता के भाव को बोला जाता है मित्रता। इसलिए मित्रता की पहली शर्त है वहाँ किसी प्रकार का बड़प्पन नहीं, वहाँ किसी तरह का छोटापन नहीं, लघुता नहीं, न लघुता हो न गुरुता हो, अपितु मानवीय गरिमा से जहाँ पर व्यवहार होता हो उस स्थिति का नाम, उस भाव का नाम है मित्रता। और यही बात आपको संधि में समझनी है। संधि का प्रत्येक जो विभाजन है उसमें आप इस स्थिति को देखेंगे कि दो वर्ण मिलकर के अपने अपने स्वरूप को बिल्कुल लुप्त करके नए स्वरूप को पैदा कर रहे हैं। उस नए स्वरूप को नाम दिया जाता है संधि। समझ में आई बात? हाँ, अब आते हैं संधि के भेद। संधि, संधि के स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। कितने भेद हैं संधि के? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है? अच संधि। ध्यान रखना इसका नाम। स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है? अच। व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है? हल। ठीक है, विसर्ग को विसर्ग। अब आते हैं यहां पर स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के दीर्घ, बोलिए स्वर संधि के कितने भेद हैं? होते तो 6 हैं, मैं यहां पर 5 कराऊंगा अभी। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ठीक है, कितने भेद हैं? दीर्घ, बोलो दीर्घ, दीर्घ, गुण, गुण, वृद्धि, वृद्धि, यण, यण, अयादि, अयादि। याद हो गए? बोलो दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। कितने भेद हो गए संधि के? 5। किस संधि के? स्वर संधि के। स्वर संधि का मतलब क्या है? अब स्वर संधि नाम से ही पता लग रहा है कि जहां पर स्वरों के मध्य में संधि हो रही हो उसे क्या बोलेंगे? स्वर संधि। ठीक है, स्वरों के मध्य में जहां पर संधि हो रही हो उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? स्वर संधि। अब हमारा जो आज का जो विषय है वह है दीर्घ संधि का। ये आपने लिख लिया सब कुछ? मिटा दूं? अब स्वर संधि में हमारा आज का जो विषय है वो है दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ। दीर्घ से ही पता लग रहा हो कुछ दीर्घ होना है ना? दीर्घ का मतलब बड़ा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बड़ा। तो दीर्घ संधि में दीर्घ अक्षर होना है। तो दीर्घ आपको कौन कौन से पढ़े थे? मैंने बताया था ना वर्ण में, आ, ई, उ, री, आ, ई, उ, री, है ना? ये 4। अब आते हैं संधि का सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ। ये मुझे यहां बताने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन बता दे रहा हूं। ये जो 6 to 10 बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ। अब आइए यहां पर दीर्घ संधि को समझने का तरीका। इसको क्या बोलते हैं? इसको प्लस का चिन्ह बोलते हैं, इसको जमा का चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। इसको दोबारा अच्छी तरह से लगाता हूं। इसको, ये प्लस का चिन्ह है। इधर को बोलते हैं पूर्व। क्या बोलते हैं इधर को? लिख लीजिए। इधर को क्या बोलते हैं? पूर्व। इधर को बोलते हैं पर या उत्तर या बाद में। क्या बोलते हैं? बाद में। ध्यान दीजिएगा। प्लस से इधर को बोलते हैं पूर्व और पर से इधर को क्या बोलते हैं? पर बोल सकते हैं, उत्तर बोल सकते हैं, बाद में बोल सकते हैं। इन तीनों का मतलब एक ही है। समझ में आ गया यहां तक? पर पूर्व को, प्लस से पूर्व को इधर वाले को पूर्व कहेंगे और चिन्ह के उधर वाले को पर कह सकते हैं, उत्तर कह सकते हैं, बाद में कह सकते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग हो सकता है, वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, लिख लिया आपने? शाबाश, बहुत सुंदर। अब आइए आप
अब यहां पर पूर्व में आ हो, पूर्व में क्या हो, आ ह्रस्व हो या दीर्घ, आ ह्रस्व हो या दीर्घ, और पर में आ ह्रस्व हो या दीर्घ, कैसा भी आ हो, पूर्व में आ ह्रस्व हो या दीर्घ, पर में आ ह्रस्व हो या, पर में, बाद में या उत्तर में, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, दीर्घ आ। ये देखो यहां पर, ठीक है, ये क्रम आपको याद रखना है। अर्थात पूर्व में छोटा आ हो, पूर्व में ह्रस्व आ हो, बाद में ह्रस्व आ हो तो भी दीर्घ आ, पूर्व में दीर्घ आ हो, पर में दीर्घ आ तो भी दीर्घ आ, दोनों जगह छोटे हो बड़े हो, एक तरफ ह्रस्व हो एक तरफ दीर्घ हो, कैसी भी स्थिति हो, आ हो उसको दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इधर ह्रस्व हो या दीर्घ, इधर ह्रस्व हो या दीर्घ, कैसी भी स्थिति हो तो दोनों के स्थान पर होगा, दोनों के स्थान पर होगा। अर्थात दोनों ही अपने अपने स्वरूप को क्या कर देंगे, त्याग कर देंगे, और नए स्वरूप का स्वीकार्यता होगी। मैं और तू मिलकर के हम, तो क्या बना, आ। इसे क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि। समझ में आ रहा है कुछ? अब आइए इसका उदाहरण लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए यहां पर एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारा विद्यालय। तो विद्या प्लस आलय, आपको याद हो हमने वर्ण विच्छेद कराया हुआ ना, तो यहां पर हमें ध्यान देना है। अब बताइए यहां पर क्या है, द्या में अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या निकला, आ निकला। क्या निकला, आ। और बाद में क्या, आलय। क्या है, आलय। ध्यान दीजिएगा। अब पूर्व में कैसा है, दीर्घा, पर में कैसा है, दीर्घा, दोनों के स्थान पर क्या हो गया, आ। क्या हो गया, आ। अब यहां क्या उतरेगा, यहां, क्योंकि इन दोनों से मिलकर ये बन चुका है, तो नीचे ध्यान रखना इस बात का। इधर क्या उतरेगा नीचे, बताओ, आलय उतरेगा। क्या उतरेगा, अरे भाई आ और आ से आ मिल गया। अब अगर सुनो, मैंने आपको 10 रुपए दिए, मैंने आपको 10 रुपए दिए और मेरे पास 16 रुपए थे। 16 रुपए में से मैंने आपको 10 रुपए दिए, तो मेरे पास कितने रुपए बचे, बोलो ना। मेरे पास 6 रुपए बचे। कितने रुपए बचे, मेरे पास 6। अब यहां देखो, आ, इधर आले में आ जब इधर आ गया, इधर क्या बचा, वो 6 क्या है, वो 6 है लय, लय बचा यहां पर। ध्यान रखना इस बात का। अब देखो यहां पर चौथी लाइन में वर्ण संयोग आपको मैंने समझाया हुआ है। अब इसको वर्ण संयोग करो, तो बड़ा आ और लय, विद्यालय। समझ में आया कुछ, आया कुछ समझ में? आगे देखो यहां पर, ये नोट कर लीजिए, नोट कर लिया आपने। अब मैं दूसरा उदाहरण दूंगा। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। अब है धर्म, धर्म और प्लस अर्थ। क्या उदाहरण है, धर्म प्लस अर्थ। अब बताओ धर्म में कैसा आ है, धर्म में कैसा आ है, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व है या दीर्घ, ह्रस्व। और अर्थ में कैसा आ है, तो दोनों के स्थान पर कैसा आ हो जाएगा, पूर्व में कैसा आ है, ह्रस्व, पर में कैसा आ है, ह्रस्व, दोनों ह्रस्व आ के स्थान पर कैसा आ हो जाएगा, दीर्घ। क्या बना, हलंत होगा या नहीं होगा, ये बताओ जरा। ये मां हलंत होगा या नहीं होगा, बोलो जरा। हलंत होगा, क्योंकि ये आ इधर आ चुका है, तो वैसा का वैसा उतर जाएगा। एक एक स्टेप आपको याद रखनी है। अगर आपने एक एक स्टेप में भी गलती की तो आपको संधि समझ में नहीं आने वाली, इसलिए इन स्टेप को आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगला क्या है यहां पर, था। ठीक है, वही क्रम याद रखना है। तो क्या बनेगा,
बोलो, धर्मार्थ। समझ में आया? अब एक उदाहरण, इस उदाहरण को ध्यान में रख करके उदाहरण बनाना। च प्लस अयम, ध्यान देना, च प्लस अयम। चा में कैसा है? ह्रस्व आ इधर क्या कैसा आ है? अयम। दोनों आ कैसे बनेंगे? दोनों मिलकर के, दोनों के स्थान पर क्या होगा? आ। इधर क्या उतरा नीचे? च हलंत। इधर क्या उतरा नीचे? यम। चौथी लाइन में क्या होगा? चा यम। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे ही कुछ उदाहरण मैं और देता हूं। सेवा जमा अर्थ, सेवार्थ। देखो आप जरा, सेवा, सेव, आ अर्थ कैसा बन जाएगा? यहां पर पूर्व में कैसा है? ह्रस्व या दीर्घ? कैसा है? ह्रस्व या दीर्घ? दीर्घ। बाद में कैसा है? ह्रस्व या दीर्घ? क्या बन जाएगा? दीर्घ आ। नीचे वैसे का वैसा उतरेगा, सेव, और इधर था के ऊपर रा, बराबर सेवार्थ। ठीक है, समझ में आया? अरे समझ में आया? कुछ तो बोलो। आ गया समझ में? गुड, बहुत सुंदर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब ऐसे ही आपको एक दो उदाहरण में और देता हूं, उन उदाहरणों को आप खुद करोगे। ठीक है, जब आपको संधि करना आ जाएगा तो आपको संधि विच्छेद भी करना आ जाएगा। तो पहले क्या सीखना है हमें? पहले हमें संधि करना सीखना है। ठीक है, अब मैं आपके लिए, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। जल्दी कर लिया? शाबाश। हाँ, नोट डाउन कर लें। मैंने आपको 4 उदाहरण सिखा दिए। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं जो आपको करना है। दया प्लस आनंद, विवेक प्लस आनंद। एक बात ध्यान रखना, 4 लाइन में ही आप करेंगे संधि विच्छेद, सॉरी 4 लाइन में ही आप संधि करेंगे, दो शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे। शॉर्टकट का मेरे यहां कोई तरीका नहीं। ठीक है, चारों लाइन में आपको संधि करनी होगी, 2 लाइन में नहीं करेंगे आप। ये आपको मैंने 5 उदाहरण दे दिए हैं। इन 5 उदाहरणों को आप पीछे के नियम के अनुसार, जैसे मैंने पीछे के नियम समझाएं, उदाहरण देकर के मैंने यहां 4 लाइन में करके दिखाएं, ठीक उसी प्रोसेस को आप अपनाएंगे और उसी प्रोसेस से आप अपनी नोटबुक में इन 5 उदाहरणों को करेंगे। और अगर आपने उसी प्रकार से कर लिया जैसे मैंने आपको दिखाया है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके सीबीएसई बोर्ड में 8th 9th 10th में आपका संस्कृत में 100 में 100 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है, अगर आपने इस पद्धति का आपने अपने में आत्मसात कर लिया तो। एक गारंटी है मेरी। ठीक है, अगली संधि है, दीर्घ का ही भेद है, ई। वो था आ, यह है ई। यहां पर फिर वही नियम याद रख लीजिएगा, पूर्व में ई ह्रस्व हो या दीर्घ, पर में ह्रस्व हो या दीर्घ, कैसी भी हो। ये तो मैंने ऐसे कर, छोटी छोटी हो, बड़ी बड़ी हो, इधर ह्रस्व हो। अब आप नंबर है ई का, पूर्व में ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, पर में ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, कैसी भी हो।
यहाँ छोटी, यहाँ छोटी, यहाँ बड़ी, यहाँ बड़ी, यहाँ छोटी, यहाँ बड़ी, यहाँ बड़ी, यहाँ छोटी, कैसा भी हो, किसी भी तरह की ई हो, उस ई का क्या होगा यहाँ पर, दीर्घ ई। ये ध्यान रख लीजिएगा। अगर आपको आ समझ में आ गया होगा, अगर आपने आ को समझ लिया है, अगर आपने आ के उदाहरण को बार बार कर लिया है, तो ई में आपकी गलती नहीं होने वाली। संस्कृत व्याकरण की एक विशेषता है। अगर आपको पहला सोपान, पहली सीढ़ी पर अगर आप आराम से पहुंच गए हैं, तो दूसरी सीढ़ी पर पहुंचने में आपको कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन पहली शर्त क्या है कि आपको पहला सोपान, आपने पहला कदम अगर आपने समझदारी से चला होगा, तो दूसरे कदम की मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस बात का आप मुझ पर छोड़ दें, मुझ पर भरोसा करें। ठीक है ना? हाँ, अब आता है, ये देखिए बिल्कुल वही क्रम। ठीक है, कैसी ही हो जाएगी, दीर्घ ई, इसलिए संधि का नाम क्या है, दीर्घ संधि। अब आओ यहां पर, सती जमा ईश, सती जमा ईश। ठीक है, वर्ण विच्छेद, फिर वही क्रम, वही तरीका, वही प्रोसेस अपनाना है। क्या है, ता में कैसी है, बड़ी ई, इधर क्या है, ईश। दोनों के स्थान पर, पूर्व में भी ई है, पर में भी ई है, दोनों के स्थान पर कैसी ई होगी, बोलो तो सही, कैसी होगी, दीर्घ ई। नीचे क्या उतरेगा यहां पर, अरे बोलो, हां, क्या उतरेगा, सत। यहां क्या उतरेगा, शा। ठीक है, अब वर्ण संयोग करके दिखाओ, क्या होगा, सतीश। समझ में आ गया? अच्छा, ये मिटा दूं, पठति इयम, पठति इयम। अब देखो पठति में कैसी ई है, बोलो तो सही, हाँ, ई। इधर क्या है, इयम। पूर्व में कैसी है, ह्रस्व, पर में कैसी है, ह्रस्व, दोनों के स्थान पर कैसी हो जाएगी, दीर्घ। यहां क्या उतरेगा, पठत्ता हलंत, इधर क्या उतरेगा, यम। अब बराबर वर्ण विच्छेद हमने यहां कर लिया, वर्ण संयोग, प ठ और ती, यम, पठतीयम। समझ में आ गया? इन दो भेद को मैंने कर लिया है, दोनों में आपको समझ में आ गया होगा। चलो, अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, उन उदाहरणों को आप नोट डाउन कर लीजिए और उन उदाहरणों को आप जरूर करना। मिटा दूं, जल्दी लिख लो, शाबाश। आप लिखेंगे, लिखना जरूर है, ठीक है? हाँ, रवि प्लस इंद्र, दधि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, नमति प्लस इयम, अस्ति प्लस इति। ये मैंने आपको 4 उदाहरण करने के लिए दे दिए, ठीक है? 4 ही है ना, नहीं 5। ये 5 उदाहरण मैंने आपको करने के लिए दिए। इन उदाहरणों को आप कीजिए और ई का आप अभ्यास कीजिए, ठीक है? अब आपको आ का दीर्घ समझ में आ गया, ई का दीर्घ समझ में आ गया। अब किसका नंबर है, आ, ई के बाद किसका नंबर है, अब बोलो, ऊ। अब कौन सा ऊ की संधि, कौन सी संधि समझेंगे अब, ऊ। मिटा दूं, शाबाश। अब है ऊ का भेद। अब देखो, पूर्व में कैसा ऊ हो, आप बोलो, ह्रस्व या दीर्घ। पर में कैसा ऊ हो, ह्रस्व,
या दीर्घ, दोनों के स्थान पर कैसा हो जाएगा? दीर्घ ऊ। कैसा हो जाएगा दोनों के स्थान पर? दीर्घ ऊ। समझ में आ गया? ठीक है, पूर्व में ह्रस्व ऊ हो या दीर्घ ऊ हो, पर में ह्रस्व ऊ हो या दीर्घ ऊ हो, दोनों के स्थान पर कैसा ऊ हो जाएगा? दीर्घ ऊ। अब यहां पर देखो उदाहरण देता हूं मैं, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। अब बताओ, भानु वर्ण विच्छेद करो, भान उ, इधर क्या है पर में? उदय। उ और उ मिलकर क्या हो जाएगा? दीर्घ उ। इसको दीर्घ भी बोल सकते हैं और बड़ा उ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम संस्कृत पढ़ रहे इसलिए क्या बोलना है? दीर्घ। अब क्या हुआ? भान, मेरी लेखनी में कई बार गलती हो जाती है तो उसको आप ध्यान दीजिएगा, खुद ठीक कर दीजिएगा। है भान और इधर क्या है? दय, बराबर क्या बना? भानु दय। आप चाहें तो विसर्ग लगा सकते हैं, संधि पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब है, मिटा दूं ये? हाँ। अब देखो, लघु प्लस ऊर्मिः, लघु प्लस ऊर्मिः, कैसा ऊ है यहां पर? बताओ, शाबाश। ह्रस्व। ऊर्मी में कैसा ऊ है? दीर्घ। पूर्व में ह्रस्व, पर में दीर्घ, दोनों के स्थान पर कैसा ऊ हो जाएगा? दीर्घ। यहां क्या उतरेगा? यहां पर मी के ऊपर र। ठीक है, क्या बन जाएगा? लघूर्मी, लघूर्मी। ठीक है, समझ में आया? अब मैं इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, उस उदाहरण को आप जरूर करें। अब लिखिए, भवतु जमा उकारः, ठीक है, अस्तु जमा उद्यानम, गुरु जमा उपदेशः, लिखन्तु लिखन्तु उद्याने, लिखन्तु उपवने, जयतु उदयः। ठीक है, ये आप इसका अभ्यास कर लीजिए। ठीक है, भवतु प्लस उकारः, अस्तु प्लस उद्यानम, गुरु प्लस उपदेशः, लिखन्तु प्लस उपवने, जयतु प्लस उदयः। ठीक है, इनका आप अभ्यास कर लीजिए। अब हमारा एक आ भी हो गया, आ भी हो गया, ई भी हो गया, ऊ भी हो गया। अब आ गया हमारा री। मिटा दूं? ठीक है, री। आप जिस तरह से लिखना चाहें री लिख सकते हैं, मैं ऐसे ही लिखता हूं, मेरा अभ्यास ऐसा है, तो आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, री। अब पूर्व में ह्रस्व री हो या दीर्घ री हो, पर में ह्रस्व री हो या दीर्घ री हो,
दोनों के स्थान पर दीर्घ री हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब मुझे लगता है मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने आ ई ऊ को ठीक से कर लिया होगा तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं होने वाली, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। समझ में आ गया। ये दीर्घ री ऐसा लिखा जाता है, देखो 2 बार किया जाता है। ठीक है, देखो एक बार ये, फिर दोबारा से। ठीक है, लिख लिया आपने। उदाहरण के लिए मातृ जमा ऋणम। ठीक है, मातृ माँ ता में री अलग कर दिया आपने, इधर ऋणम। अब देखो यहां पर दोनों री को कैसे, क्या बन जाएगा। पूर्व में कैसी री है, ह्रस्व। पर में कैसी री है, ह्रस्व। दोनों के स्थान पर कैसी री हो जाएगी, दीर्घ। यहां क्या हो जाएगा, मात, इधर क्या हो जाएगा, णम। अब क्या बनेगा, दोनों मातृणम। समझ में आ गया। हाँ, चलो अब देखो ऐसे ही पितृ ऋणम। पी ता में कैसी री, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व। ऋणम में कैसी री, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व। दोनों री के स्थान पर कैसा री हो जाएगा, दीर्घ। क्या नीचे उतरेगा, पित। इधर क्या उतरेगा, णम। क्या बनेगा, ये दीर्घ णी, पितृणम। समझ में आया। अब मैं कुछ उदाहरण देता हूं, उन उदाहरणों को आप नोट डाउन कर लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कर लिए। इस तरह से आपकी दीर्घ संधि समाप्त हो गई है। अब लिख लीजिए, होत्री जमा ऋकारः। मातृ जमा ऋषि। मातृ जमा ऋषि का कर दो। ठीक है, कर्तृ जमा ऋणम या ऋकारः। ठीक है, नेत्री जमा ऋषि। ठीक है, अब पितृ जमा ऋषि। ये आपके इतने उदाहरण हैं। इन उदाहरणों को आपने कर लिया। अब मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाह रहा हूं। आपने दीर्घ संधि पढ़ी है ना, अभी पढ़ी ना दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि में आपने ह्रस्व आ और दीर्घ आ को आपने क्या माना है, सवर्ण माना है। क्या माना है, सवर्ण माना है। कहां पर, किससे माना है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, जो थोड़ा बड़े स्तर के छात्र हैं, जो संस्कृत को अपना मुख्य विषय बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं एक बात यहां रखना चाह रहा हूं। संकेत में रखूंगा, अभी भी कोई विस्तार में नहीं रखूंगा। यहां पर आ ह्रस्व है और इधर आ दीर्घ है। यह सच बात है कि इसका उच्चारण स्थान और इसका उच्चारण स्थान, तो स्थान की दृष्टि से दोनों एक हैं, यहां पर दोनों पास हो गए। लेकिन प्रयत्न की दृष्टि से दोनों समान नहीं है। ये मैं आप बड़े विद्यार्थियों को, जो संस्कृत, जो बीए के बच्चे हैं या एमए के बच्चे हैं, या जो वाकई संस्कृत को अपना मुख्य विषय बनाना चाहते हैं, उनके लिए कहना चाह रहा हूं। आ का प्रयत्न समृद्ध है, आ का प्रयत्न विवृत है।
इसलिए ये दोनों सवर्ण नहीं है, एक बात ध्यान रख लीजिएगा, ये दोनों सवर्ण नहीं है। अब आप कहेंगे कि कमाल की बात कर रहे हो सर आप, जब सवर्ण नहीं तो दीर्घ कैसे होते? हाँ, ये वस्तुतः सवर्ण नहीं थे, लेकिन अयुण सूत्र जो अष्टाध्यायी का प्रारंभ है, अष्टाध्यायी के प्रारंभ में आचार्य प्रतिज्ञा करते हैं इस संपूर्ण व्याकरण शास्त्र में, ध्यान रख लीजिएगा, इस संपूर्ण व्याकरण शास्त्र में ह्रस्व आ को भी विवृत माना जाएगा। ये प्रतिज्ञा करते हैं अयुण सूत्र में। और अंत में भी आपने सुना होगा अष्टाध्यायी का जो अंतिम सूत्र है अ, उसमें प्रतिज्ञा करता है आचार्य अष्टाध्यायी के समापन पर, हे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने ये संस्कृत व्याकरण पढ़ लिया है, आपने ये संस्कृत व्याकरण को आत्मसात कर लिया है, आपने ये समझ लिया है कि यहाँ पर आ विवृत है, लेकिन जैसे ही व्याकरण की समाप्ति हो रही है वैसे ही वो समृत आ हो जाएगा। अर्थात जिसको हमने विवृत आ किया था वो व्याकरण शास्त्र से समाप्त होते ही दोबारा से क्या हो जाएगा? वो समृत। इसलिए इस व्याकरण शास्त्र में केवल ह्रस्व आ विवृत है, अन्यथा कहीं भी ह्रस्व आ क्या नहीं है? विवृत नहीं है, केवल व्याकरण में विवृत है। और अन्य जगह शिक्षा में तो लिखा हुआ है समृतस्त्वकारः, अर्थात आकार क्या है? समृत है। इसका विशेष ध्यान रख लीजिएगा। अगर आपको इस कक्षा में आनंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं और ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम इस पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको अवश्य आनंद आ रहा हो। पुनः आप सभी का आभार, धन्यवाद, नमो नमः।